Hello, my dear student. Welcome back to my YouTube channel DM Shivam IAS. तो डियर स्टूडेंट, ये है MA फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी का प्रथम पेपर है। प्रथम पेपर नहीं, भूगोल का थर्ड पेपर है। और ये सब्जेक्ट है आपका संसाधनों का भूगोल। ठीक है, जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज। और ये इसका सिलेबस है। और आज हम इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे एकदम एग्ज़ाम के परफेक्शन से, जैसे एक रीडिंग माना, ताकि एक या 1.5 घंटे के अंदर हमारा पूरा रिवीजन हो जाए सीरीज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज से हम स्टार्ट करते हैं अपना। ये है पूरा सिलेबस, और आप आराम से देख सकते हैं इसको। और अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए और पढ़ना स्टार्ट करें। और ये है पूरा सिलेबस जो हो गया। अब इसमें प्रश्न नंबर जो आ जाता है हमारा, उसको हम शुरुआत करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा संसाधनों की संकल्पना। तो मैं आपको एक पृष्ठभूमि की तरह, अगर आपको पढ़ना है पूरा तो आराम से आप पेज को रोक करके आप पढ़ सकते हैं। मैं इसमें जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही शब्द बोल के आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक है। जैसे संसाधनों की संकल्पना, तो अनेक अर्थशास्त्रियों, प्राकृतिक विज्ञानियों और तथा इन भूगोलवेत्ताओं ने यह बताया है, इन अध्ययनों में संसाधन संबंधी अनेक गलत धारणाएं देखी जा सकती हैं। उदाहरणार्थ कोयला, लोहा, तांबा, पेट्रोलियम जैसे मूर्त पदार्थों का ही संसाधनों के रूप में अधिक वर्णन किया गया है, जबकि ज्ञान, सामाजिक संगठन, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य आदि अमूर्त की प्राय उपेक्षा की गई है। जल संसाधन क्या है? जल संसाधन पानी के वे स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हों या जिनके उपयोग की संभावना हो। पानी के उपयोगों में शामिल हैं कृषि, औद्योगिक, घरेलू, मनोरंजन हेतु, पर्यावरणीय गतिविधियां। वस्तुतः इन सभी मानवीय उपयोगों में से अधिकतर ताजे जल की आवश्यकता होती है। ये सब फालतू की चीजें हैं, तो अभी जैसे मैं पढ़ के दिखाऊँ, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उतना ही बताऊंगा। ठीक है। और जल संसाधन के क्या उद्देश्य हैं? जल संसाधन के उद्देश्य क्या हैं? जैसे सामाजिक, आर्थिक रूप से व्यवहार और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ महत्वपूर्ण जल संसाधन उपयोग के लिए सेटिंग्स को करना। और नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना और मौजूदा हाइड्रो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जोखिमों को कम करना। जल संसाधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को, ये जनरल नॉलेज में भी याद रहना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट, अगर कोडिंग भी कर सकते हैं आप। वन संसाधन की समस्या क्या है? जैसे वनों की कटाई, भूमि का क्षरण। ठीक है, भारत में अवैध वन कटाई, खनन, कृषि एवं शहरी विकास के लिए भूमि रूपांतरण जैसी विभिन्न गतिविधियों से खतरे का सामना कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी आगे पढ़ सकते हैं आप। इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जल विभाजन जल विभाजन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? जैसे वाटर शेड प्रबंधन, सतही और भूजल संसाधनों के कुशल प्रबंधन और संरक्षण की बुनियादी अवधारणाओं को संदर्भित करता है। अंतःस्रवण टैंकों, पुनर्भरण कुओं आदि सहित कुछ तकनीकों में अफवाह को रोकना और भूजल का भंडारण और पुनर्भरण करना शामिल है। वाटरशेड विकास और प्रबंधन के लिए संघीय और राज्य सरकारों द्वारा देश भर में कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। वाटरशेड प्रबंधन का लक्ष्य समाज और प्राकृतिक संसाधनों के बीच संतुलन हासिल करना है। भूतापीय ऊर्जा क्या है? देखिए, भूतापीय ऊर्जा क्या है? भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। यह भूतापीय ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से, खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। और बाकी आपको पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। संसाधन क्या है? देखिए, मानव द्वारा आकलित और भरोसा किया हुआ किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण या क्षमता और कार्य या संक्रिया जो मानवीय परिसंपत्ति बन जाता है, संसाधन कहलाता है। ठीक है। ये जैसे इसमें अब एक बार से देख सकते हो, वह या वस्तुएं या ऊर्जा स्रोत जिस पर कोई मानव सहायता के लिए किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्भर करता है, वह संसाधन कहलाते हैं। ये दूसरी परिभाषा हो गई, इसको और भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 8 है, जल आपूर्ति की समस्याएं क्या हैं? जैसे कुछ शहरी इलाकों में भी शुद्ध पेयजल की आपूर्ति एक बड़ी समस्या बन गई है। विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार शहरी क्षेत्रों में लगभग 60% मौतें पानी से संबंधित बीमारियों जैसे हैजा पेचिस, गैस्ट्रो इंटराइटिस, हेपेटाइटिस आदि के कारण हुई हैं। ये जल आपूर्ति की समस्याएं हैं। ठीक है, कि जल आपूर्ति हो रही है लेकिन उसमें से क्या, उसमें कमियां आ जा रही हैं क्या, उसमें वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं, अशुद्धियों की वजह से ये सब चीजें हो जाती हैं। समुद्री संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे देखिए, समुद्री संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? 3 अरब से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए समुद्र
समुद्री और तटीय संसाधनों पर निर्भर है। इसके अलावा महासागर वैश्विक खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। वह वैश्विक जलवायु के प्राथमिक नियामक भी हैं। ग्रीन हाउस गैसों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है और वह हमें पानी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है। समुद्री संसाधन जैसे मत्स्य, जैसे होता है मछली, मछली और क्या कहते हैं केकड़े आदि, इन सबको ये सब समुद्री संसाधन ही है। ठीक है। आप इनको भी कोट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग समुद्र पर जीने के लिए निर्भर ही रहते हैं जहाँ खेती होती नहीं होती। प्रश्न नंबर 10, समुद्री संसाधनों का वर्गीकरण। जैसे देखिए, समुद्री संसाधन को दो भागों में बांटते हैं। जैसे जैव संसाधन मत्स्य, शैवाल, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति। अजैव संसाधन में खनिज, पिंड, पेट्रोलियम गैस, नमक गैस, हाइड्रेट, ये सब है। और झूमिंग कृषि क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुनः उपकरणों, लकड़ी के हलों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। यह खेती मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। प्रायः 2-3 वर्षों में जब तक उर्वरता विद्यमान रहती है इस भूमि पर कृषि की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को पुनः छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि को श्रीलंका में चेना, इंडोनेशिया में लद्दाख और भी जगह पे कई जगह 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 में इसके अलग अलग नाम है। ठीक है। और कृषि प्रदेश क्या है? कृषि प्रदेश ऐसे विशिष्ट क्षेत्र हैं जिसमें कृषि करने की दशाओं तथा प्रतिरूप में व्यापक व्यापक समानता मिलती है तथा जो समीपवर्ती क्षेत्रों से विशिष्ट रूप से भिन्न होता है। कृषि की दशाओं तथा प्रतिरूप का तात्पर्य मुख्यतः फसलों की किस्मों, उनकी उत्पादन विधि तथा कृषि भूमि के उपयोग से है। ये कृषि भूमि की मतलब विशेषताएं हैं। ठीक है। कृषि प्रदेश क्या है? जहाँ पर बहुत सारी कृषि देखने को मिलती है, अलग अलग फसल देखने को मिलते हैं। ये भी आप कोट कर सकते हैं। वन संसाधन का क्या अर्थ है? वन एक मूल्यवान संसाधन जो भोजन, आश्रय, वन्य जीवन, आवास, ईंधन और दैनिक आपूर्ति जैसे औषधीय सामग्री और कागज प्रदान करते हैं। वन पृथ्वी की CO2 आपूर्ति और विनिमय को संतुलित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वायुमंडल, भूमंडल और हाइड्रोस्फीयर के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में कार्य करते हैं। वन संसाधनों के क्या लाभ हैं? देखिए, वन मिट्टी के स्थिरीकरण के माध्यम वन कटाव को कम करते हैं और अवसादन के कारण पानी की गुणवत्ता में कमी को कम करते हैं। ठीक है। ये वन के मेन कारण है, मतलब वन संसाधन के लाभ क्या है? मिट्टी का स्थिरीकरण, वन कटाव को रोकना और पानी की गुणवत्ता में कमी को कम करते हैं। ठीक है। और बाकी आप पढ़ लेंगे। प्रश्न नंबर 15, संसाधन संरक्षण से क्या अभिप्राय है? संरक्षण वह सामाजिक प्रयास है जिससे प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण शोषण, परीक्षण तथा नवीकरण संभव होता है। संसाधनों का संरक्षण मानव समाज तथा वातावरण के बीच के संबंधों को अनुकूलतम बनाने के लिए आवश्यक होता है, या फिर अगली पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण, या फिर संसाधनों को विवेकपूर्ण अपना उपयोग करते हुए अगली अगली पीढ़ी के लिए उसको बनाए रखना, ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसे भी आप कर सकते हैं। कृषि भूमि का उपयोग क्या है? कृषि भूमि का उपयोग, जैसे भूमि उपयोग पृथ्वी के कृषि क्षेत्र का मनुष्य द्वारा उपयोग को सूचित करता है। पृथ्वी के किसी क्षेत्र को उपयोग करना कृषि भूमि के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए, इसे कृषि भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक है। बस इतना ही, आप इसको बनाकर भी लिख सकते हैं, जैसे चारागाह, कृषि परती। ठीक है। आदि व आदि खेतों का निर्माण, ये सब कृषि भूमि उपयोग कहलाता है। आसियान क्या है? इसका गठन 1975 में हुआ है। इसके 5 सदस्य देश मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस हैं। इन देशों ने परस्पर मैत्री और सहयोग की जो संधि की थी, उसका उद्देश्य था कि व्यापार के क्षेत्रों में या अन्य किसी कठिनाई में एक सदस्य देश दूसरे सदस्य देश की सहायता करेगा। और चावल तथा तेल आदि यदि किसी चीज की किसी देश को कमी होगी, वो सदस्य देश अन्य देशों की अपेक्षा उसे व्यापार में प्राथमिकता देंगे। आर्थिक भूदृश्य क्या है? देखिए, आर्थिक भूदृश्य क्या है? जैसे पृथ्वी तल पर मानव वर्गों की आर्थिक क्रियाओं के स्थापित होने से भौतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों का जो मिला जुला स्वरूप होता है बनता है, उसे आर्थिक दृश्य भूमि का या आर्थिक भूदृश्य कहते हैं। इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे खेतों की मेड़े। ठीक है। खेतों में जहां तहां खड़ा हुआ कोई हल, ट्रैक्टर दिखाई देता है। ठीक है। ये जैसे कृषि क्षेत्र, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में जोती हुई भूमि। ठीक है। ये सब आर्थिक भूदृश्य की, जिसमें जैसे आर्थिक भूदृश्य मतलब क्या, जैसे कृषि के लिए चाहे उसमें खेत दिखाई पड़े या उसमें लहलहाती फसल दिखाई पड़े। ठीक है। और उसमें ट्रैक्टर खड़ा हुआ दिखाई पड़े, ये सब आर्थिक भूदृश्य का पैमाना है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 19 क्या है? खनिज संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। जैसे धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज, अणु शक्ति वाले खनिज। देखिए, धात्विक खनिज में जैसे मैग्नीशियम, सोना, चांदी। ठीक है।
अधात्विक खनिज जैसे सल्फर, पायराइट, फास्फेट, पोटास। ईंधन क्या है? पेट्रोल, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अणु शक्ति वाले खनिज क्या है? यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 20। समुद्री संसाधन के चार प्रकार क्या हैं? समुद्री संसाधन के चार प्रकार, जैसे जीवित संसाधन, निर्जीव संसाधन, खनिज संसाधन, खाद्य संसाधन। ठीक है। और अन्य संसाधन, ये सब समुद्री संसाधन के चार प्रकार हैं। ठीक है। जैव, अजैव, ठीक है, खनिज, ये सब। भूमि जल के तीन स्रोत कौन से हैं? जैसे देखिए कौन कौन स्रोत हैं। अंतःस्यंदन दीर्घाएं, अंतःस्यंदन कुएं, झरने और कुएं। ये भूमिगत जल के तीन स्रोत हैं। ये तो छोड़ दीजिए। कुएं, नलकूप, ये सब भूमिगत जल हैं। ठीक है। भूमिगत जल के स्रोत हैं। विश्व का सबसे बड़ा मछली पकड़ने का क्षेत्र कौन सा है? जैसे प्रशांत महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र विश्व के सॉरी, मछली पकड़ने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र उत्तर बेरिंग सागर से दक्षिण में फिलीपींस सागर तक फैला हुआ है। भूजल स्तर स्तर बढ़ाने के उपाय बताइए। जैसे देखिए, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस दिशा में एक कारगर उपाय हो सकता है भूजल स्तर बढ़ाने के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, जैसे छत पर प्राप्त भारी स्टॉफ रूफ रूफ टॉप वर्षा जल तथा सतही अप्रवाह जल दोनों के संचयन से दोनों के संचयन से ही यह लाभ हो सकता है। इस प्रकार वर्षा के दौरान व्यर्थ वह रहे व्यर्थ बह रहे जल को रोककर भूजल की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा इसी इसकी पुनर्भरण क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है। अब देखो, गैर परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं? जो गैर परंपरागत ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ईंधन प्रदान करने वाली बैटरियां। ठीक है। आजकल तो सबको आपको पता ही है कितना ज्यादा सोलर ऊर्जा चल रहा है, मोदी जी कर ही रहे हैं। तो ये सब है गैर परंपरागत ऊर्जा इसे बोलते हैं। ठीक है। जिसे नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। अब जैसे मृदा संरक्षण के उपायों का उल्लेख कीजिए। जैसे मृदा संरक्षण के उपाय क्या है? वृक्ष लगाया जाना चाहिए। यहाँ से देखिए, जहाँ से वृक्ष लगाए, सीढ़ीनुमा खेत बनाकर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, ठीक है, कृषि की हेर फेर बदला जाए, मतलब फसल रोटेशन की जाए, मेड़बंदी की जाए, अनियंत्रित पशु चारण पर रोक लगाई जाए। ठीक है। मेड़बंदी क्यों किया जाए? जैसे तीव्र जल प्रवाह को रोकने के लिए खेतों में मेड़बंदी करनी चाहिए। भूमिगत जल से कि आप क्या समझते हैं? देखिए, धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच के अंतराकाश या रंध्रावकाश में मौजूद जल को कहते हैं। यही भूमिगत भूमिगत जल है। ठीक है। एफ्टा क्या कहते हैं? अपने व्यापार संबंधों को, ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर जैसे आसियान था ना, वैसे ये भी एफ्टा है। अपने व्यापार संबंधों को यूरोपीय देशों से बनाए रखने के लिए ब्रिटेन ने ईसीएम के विपरीत संघ की स्थापना की। इसका नाम यूरोपियन स्वतंत्र व्यापार एसोसिएशन एक्टा रखा गया है। ठीक है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे बोलते हैं। इसके अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, फिनलैंड और ब्रिटेन सदस्य देश थे। सन 1973 में ब्रिटेन, डेनमार्क और नॉर्वे ईसीएम में सम्मिलित हो गए, जिससे अब परिस्थिति थोड़ा बदल चुकी है। संसाधन की परिभाषा बताइए। संसाधन की परिभाषा क्या है? प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी, वनस्पति, जल जंतु और खनिज संसाधनों को विशेषतः भावी मानव पीढ़ी की संपन्नता और लाभ के लिए सावधानी पूर्वक किए गए नियंत्रण एवं प्रबंध के द्वारा विनाश से परीक्षण ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये है जिम्मरमैन के अनुसार कोट कर सकते हैं आप। वह कोई भी कार्य संरक्षण है जिसके अंतर्गत लाभ प्राप्ति के दीर्घकालीन स्वीकृत उद्देश्य के लिए उपभोग या समापन की वर्तमान दरों को कम किया जाता है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 29 क्या है? संसाधन भूगोल के अध्ययन के उपागम बताइए। जैसे उपागम क्या? अप्रोच जिसे बोलते हैं, कौन सा अप्रोच अपनाते हैं? जैसे कोई काम करते हैं ना, उसका उपागम, उसका अप्रोच क्या है? तो जैसे क्रमबद्ध कहते हैं, हम सी एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फिर प्रादेशिक, मतलब प्रदेशों को बांट कर इस प्रदेश में करेंगे, फिर उस प्रदेश में। वस्तुगत उपागम क्या कहते हैं? जैसे इस वस्तु का उपयोग करेंगे, फिर उस वस्तु का उपयोग करेंगे, फिर अलग वस्तु का उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य तक जाएंगे। यही सब है। ठीक है। ये संसाधन भूगोल के अध्ययन के उपागम। सैद्धांतिक उपागम है, जैसे किताबी लिखा पढ़ी भी होती है ना, तो सैद्धांतिक उपागम होता है। संसाधन उपयोग की प्रक्रिया उपागम, अब उसका प्रोसेस क्या होता है, उस वो भी एक अप्रोच है। ठीक है ना, इस प्रोसेस से करेंगे, उस प्रोसेस से करेंगे। और प्रश्न नंबर 30 क्या है? संसाधन परिरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण की एक विशेष परिस्थिति को कहा जाता है। संसाधन संरक्षण से तात्पर्य प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य के लिए सुरक्षित करने से है। मतलब संसाधनों का भविष्य के लिए सुरक्षित, भावी पीढ़ी के लिए, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए सुरक्षित रखना। जबकि परिरक्षण से तात्पर्य संसाधनों के प्रयोग को नियंत्रित करने से है, ताकि उस संसाधन का अस्तित्व बना रहे। देखिए, संरक्षण और परिरक्षण अलग है। संरक्षण मतलब क्या? भविष्य की पीढ़ी के लिए उसको
बचाए रखना। और परिरक्षण से है संसाधनों के प्रयोग को नियंत्रित करने से, ठीक है, ज़्यादा अधिक अत्यधिक दुरुपयोग ना कर पाए कोई। अब आते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। इसी तरह हम सारे वीडियो मतलब सारे प्रश्न कवर कर लेंगे, और लघु उत्तरीय प्रश्न में उतना ही पढ़ूंगा जितना आपको काम आए, ठीक है, फालतू का पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत लंबा आंसर है और इतना कोई एग्जैक्ट डिक्ट कोई लिखता नहीं है। ठीक है, आपको हेडिंग याद रहनी चाहिए जो मैं बोलूंगा, ठीक है, जो शब्द लाइन बोलूंगा वो भी थोड़ा ध्यान में रहे, इसलिए बोल रहा हूँ। संसाधन भूगोल का अन्य विषयों से संबंध बताइए। देखिए, संसाधन भूगोल का अन्य विषयों से संबंध, डायरेक्ट आप आइए, संसाधन भूगोल का अर्थशास्त्र से संबंध होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी। जितने संसाधन आपके पास होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी इकोनॉमी बढ़ती है। जैसे चाइना के पास बहुत सारा संसाधन है, बहुत सारे खनिज हैं, आज वो कितना आगे जा रहा है, वही है। तो ये संसाधन का भूगोल और वनस्पति शास्त्र, संसाधन भूगोल और वनस्पति शास्त्र से भी संबंधित है। जैसे संसाधन भूगोल क्या है, भूगोल में संसाधनों का भूगोल क्या होता है। अगर आपको समुद्र में पता है, समुद्र का अध्ययन किए होंगे, तो आप वहाँ से पेट्रोलियम, जो समुद्री खाना, मछली, ये सब आप पकड़ सकते हैं। वनस्पति शास्त्र, और बहुत सारी जगह ऐसी जगह जो होती है जहाँ बहुत विशिष्ट प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, दवाएं बनाने के लिए वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो उसका वनस्पति शास्त्र से संबंध हो जाएगा। संसाधन भूगोल और प्राणी शास्त्र, अब ऐसे ऐसी बहुत सारी जगह, जैसे ऑस्ट्रेलिया का कंगारू होता है, ठीक है, सॉरी सॉरी न्यूजीलैंड का हाँ, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू होता है, और चाइना में पांडा पाया जाता है। ये सब विशेष प्रकार के प्राणी जहाँ पे जो इधर उधर पाए जाते हैं, उनकी विशेषता बताने के लिए वो भी संसाधन होते हैं ना, जिनका उपयोग बहुत सारी दवाइयों या फिर बहुत सारी चीजें बनाने के लिए किया जाता है। तो भूगोल से भी इसका संबंध होता है। और संसाधन भूगोल और सांख्यिकी, अब देखिए, बहुत सारे भूगोल में ऐसी चीजें होती हैं जहाँ जैसे अब कोई भौगोलिक प्रदेश है, वहाँ पे कितने लोग हैं, कितना वहाँ पे संसाधन लगेगा, और कितने लोग हैं उनकी गणना भी की जाती है ना। तो उसी हिसाब से संसाधन की खपत का आकलन किया जाता है, वो भी संसाधन भूगोल और सांख्यिकी है मतलब। ठीक है, और कुल मिला के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, संसाधन भूगोल का अन्य विषयों से संबंध बताइए, तो बोलिए संसाधन भूगोल और अर्थशास्त्र, संसाधन भूगोल और वनस्पति शास्त्र, संसाधन भूगोल और प्राणी शास्त्र के साथ संबंध है, संसाधन भूगोल और सांख्यिकी के साथ संबंध है। इसके बाद है संसाधन भूगोल और भौमिकी के साथ संबंध है, संसाधन भूगोल के साथ भौमिकी के साथ संबंध है, संसाधन भूगोल का मृदा विज्ञान के साथ संबंध है। ठीक है, आप ऐसे लिख के, मृदा में बहुत सारी मिट्टियों का अध्ययन, जैसे मुंबई में बहुत सारी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश है, इधर उधर नेपाल साइड में, और क्या कहते हैं, इधर मध्य प्रदेश साइड में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, नदियों द्वारा बहा के लाई जाती है मृदा पाई जाती है, तो ये भी है। संसाधन भूगोल का जल विज्ञान के साथ संबंध है। ठीक है, आप जैसे बहुत सारे जल स्रोत कहाँ कहाँ पे हैं, तो अगर आप भूगोल का अध्ययन करेंगे तभी तो पता पाएंगे। और समुद्र विज्ञान, देखिए समुद्र विज्ञान आ ही गया, जो पीछे बताया था वही सब है, घूम फिरा के वही सब है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2। आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके। संसाधन भूगोल का महत्व बताइए। देखिए, संसाधन भूगोल का महत्व के आज के भौतिकवादी युग में संसाधन भूगोल का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसके बिना आज का आर्थिक तंत्र चलाना असंभव है। विभिन्न देशों की परिवर्तित आर्थिक दशा का ज्ञान हमें वहां के संसाधनों की पर्याप्तता एवं न्यूनता के अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है। आज की अर्थव्यवस्था इतनी गतिशील है कि उसकी बदलती स्थिति को देखकर एक देश दूसरे देश से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से अलग है। हाँ, अब देखिए, जैसे यहाँ से पहला पॉइंट जो दिख रहा है, संसाधन भूगोल के अध्ययन के दो मुख्य समस्याओं का समाधान होता है। जैसे किसी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग के लिए संसाधनों की पूर्ति किस तरह हो सके, तथा वहां के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा हो। बस इतना इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेंगे इसको। हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन किस प्रकार करें जिससे आने वाली पीढ़ियों को पारिस्थितिक संकट का सामना न करना पड़े। इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। बस, और अंतिम का लाइन में जरूर पढ़ दूंगा, संसाधन भूगोल का ज्ञान उन सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है जो आर्थिक तंत्र का निर्माण करते हैं और आर्थिक तंत्र की प्राप्ति के लिए पारिस्थितिक क्रम में असंतुलन पैदा करते हैं। संसाधन भूगोल द्वारा ही हमें संसाधनों के विश्व वितरण एवं उपयोग, वितरण, उत्पादन का पता चलता है। उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक कच्चे माल और खनिजों का विस्तृत ज्ञान संसाधन भूगोल द्वारा होता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 हम पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधन जो अभी, इसी वजह से मैं अतुलगित्री बढ़िया से पढ़ दिया हूँ ताकि आपको यहाँ पे कठिनाई ना हो। जैसे जैविक संसाधन, ठीक है, जैविक संसाधन में क्या आ जाता है, प्राकृतिक संसाधन में, प्राकृतिक संसाधन का जो होता है,
कितने सारे भाग हैं। जैविक संसाधन जैसे जीव जंतु, जानवर, ठीक है, बहुत सारे प्रकार के वनस्पतियां, सब जैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन जैसे खनिज, खनिज वनिज, ये सब है, सब क्या है? अ, आयरन, सोना, निकल, ये सब अजैविक संसाधन है, ठीक है। आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको आप पढ़ेंगे, अजैविक संसाधन भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक मिनट, आप इसको पढ़ लेंगे रोक के। वही बातें घूम फिरा कर रहती हैं, तो इसलिए ज़्यादा इसे विशेष ध्यान नहीं देना है। आपको हेडिंग पता हो गई, आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, ये उनके लिए सीरीज है जिनके पास सीरीज नहीं। ये सीरीज जो चल रही है, सीरीज पढ़ाने की, तो ये उनके लिए है जिनके पास या तो अपना रिवीजन कर लें, या फिर जिनके पास सीरीज नहीं है, ठीक है, वो अपने इससे अध्ययन कर सकते हैं। संसाधन संरक्षण की अवधारणा क्या है? जैसे जिम्मरमैन के अनुसार हम डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। संसाधन संरक्षण की अवधारणा वही पीछे जो पढ़ चुके हैं। जिमरमैन के अनुसार कोई भी कार्य संरक्षण है जिसके अंतर्गत लाभ प्राप्ति के दीर्घकालीन स्वीकृत उद्देश्य के लिए उपभोग या समापन के वर्तमान दर को कम किया जाता है। इसके बाद अपने आप बना सकते हैं भावी पीढ़ी के लिए। संरक्षण का अर्थ बताया था, भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का बचाव, ठीक है, उसका आवश्यकता अनुसार उपयोग और बाकी बचा के रखना। अब इसको पढ़ लेंगे वीडियो पॉज करके। अब आगे चलते हैं। ये सब इतने सारे हैं। संसाधन संरक्षण का लक्ष्य क्या है? प्राकृतिक संरक्षण का सर्वप्रथम एक जटिल लक्ष्य है कि मानव समाज और प्रकृति के बीच संबंधों के कारण और प्रभाव की पहचान की जाए, ठीक है। और भावी पीढ़ी के लिए वही फिर बात आप लिख सकते हैं, भावी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों का उचित उपयोग करके उनके लिए संरक्षण करना या फिर बचा के रखना, ठीक है, ये भी है, संरक्षण के लक्ष्य में आते हैं। इसको आप पढ़ लेंगे आप। जैसे अब एक यहाँ पे देखिए 1 2 3 करके जो लिखा है, वातावरण प्रदूषण को रोकना जिससे मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाए, पर्यावरण का प्रदूषण को रोकना ही है। प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का विकास करना ताकि वे संसाधन दीर्घकाल तक बने रहें। निश्चित क्षेत्र में कुछ आर्थिक क्रियाओं को रोकना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आता है मानवीय संसाधन क्या। मानव संसाधन क्या है? जैसे मानव तो समान रूप से रहते हैं, लेकिन उनको कौशल प्रदान करना, ये मानवीय संसाधन। जब कौशल युक्त मानव होता है तो वो मानव संसाधन होता है। जैसे कोई बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग किया है, आईआईटी किया है, आईटीआई किया है, ये सब कौशल युक्त मानव है, ठीक है। अब जैसे कोई मजदूरी कर रहा है तो इसको कौशल में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। आप तो मजदूरी कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो विशेष काम के लिए तो कौशल बढ़ा लेना, ठीक है, उसका ज्ञान बढ़ा लेना, वो मानवीय संसाधन कहलाता है। बस इतना ही मतलब है, आप बाकी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये भी पढ़ सकते हैं, वही सब चीज़ है। मानव संसाधन के अंदर आप ये पढ़ लेंगे। अब महासागरीय जल संसाधन, वही मतलब आ गया फिर से, महासागरीय जल संसाधन। जैसे महासागरीय जल संसाधन में क्या है? मछली, केकड़ा, ठीक है, पेट्रोलियम, बहुत सारे खनिज, ये सब जैविक अजैविक सारे संसाधन इसी में पाए जाते हैं। देखिए, इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे, इतना पॉज करके वीडियो, और इसके बाद मैं नेक्स्ट ले चल रहा हूँ। थोड़ा सा और बचा है, इसको भी पढ़ लेंगे आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। अभी भी है, देखिए इतना सारी चीजें हैं, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं, क्योंकि आपको इतना डिट्टो याद नहीं रहता, तो आपको मोटा मोटा मैंने बता दिया है। आप पढ़ने को पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उतने से ही काम चला सकते हैं, लाइन बाय लाइन लिख लिख करके, ठीक है। अब संसाधन क्या है, वही मतलब है। अब जिम्मरमैन के अनुसार मैं बता रहा हूँ, संसाधन क्या है। संसाधन से अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्त करना है, वह उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है। इस दृष्टि से जल, वायु, सूर्य प्रकाश एवं ताप, मिट्टी, वन, भूमि, कोयला, मशीनरी आदि सभी को संसाधन की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि उनसे मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति होती ही है, ठीक है, ये संसाधन है, यही संसाधन है। अब इसमें और ये सब पूरा पढ़ने से क्या ही मतलब है। आप वीडियो को पॉज करके अपना पढ़ते रहें, ये भी और थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। संसाधन संरक्षण के प्रकार बताइए। संसाधन संरक्षण कई बार बता चुका हूँ, अब प्रकार बता के हट जाऊंगा, ठीक है, मतलब आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए, संसाधन संरक्षण के 4 प्रमुख प्रकार। जैसे प्रजाति संरक्षण, ठीक है, बहुत जीवों की बहुत विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं, जैसे दुर्लभ जड़ी बूटी वाले पौधों का संरक्षण, गिर के जंगलों में सिंहों का संरक्षण, हिरण का संरक्षण, काले हिरण का संरक्षण, ठीक है, ये सब काले हिरण सलमान भाई आ जाते हैं, ठीक है, ये सब प्रजाति संरक्षण।
निवासस्य संरक्षण मतलब निवास का संरक्षण। ठीक है, जैसे इसमें क्या बताऊं कि जैसे वन संरक्षण द्वारा, सॉरी सॉरी, निवास संरक्षण से तात्पर्य किसी पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने से, जैसे जंगल का, जंगल एक जानवरों पशुओं का निवास है, उसका संरक्षण। ठीक है, अभी तक जानवरों का संरक्षण प्रजाति में कर रहे थे, अब निवास उनका आवास, उनका घर, उनका आवास, वन जंगल का संरक्षण है। भूमि उपयोग संरक्षण, अब जैसे कोई खदान है वहां पर भूमि उपयोग जैसे बहुत ज्यादा उसमें खनन कर देंगे तो वो जमीन पूरी बेकार हो जाती है। ठीक है, तो उतना ही खनन कीजिए जितना उसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, उसके बाद ताकि बाद में भी उस मिट्टी का प्रयोग किया जा सके, ये नहीं कि वहीं पे प्रदूषण, सब कचड़ा उचड़ा सब वहीं डंप कर दिए। बहुत सारी मूवीज भी बनी है। ठीक है, केजीएफ जैसे आप बोल दे रहा हूँ, भूमि संरक्षण, वहाँ पे भूमि संरक्षण क्या है, वहाँ पर खनन होता था, समझ ही रहे हैं आप। ठीक है, इसके बाद सृजनात्मक संरक्षण क्या है। सृजनात्मक संरक्षण क्या है, इसके अंतर्गत उन भू दृश्यों का उपयोग एवं संरक्षण करना आता है जिसका निर्माण स्वयं मनुष्य ने किया है। उदाहरण बांध, वन्य विहार, गमनागमन के मार्ग, इनके माध्यम से संसाधन संरक्षण भी हो सकता है। चलिए अब इसको रोक के पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। आर्थिक भूगोल और संसाधन भूगोल में अंतर बताइए। आर्थिक भूगोल, जैसे आप कोई भूमि या फिर कोई भी संसाधन है, उससे अर्थ कमाना यानी धन की प्राप्ति करना, उसका उपयोग कर, रोजगार प्रदान कर, एजुकेशन प्रदान कर, उनका संसाधन के रूप में उपयोग करके धन कमाना, या फिर जो भी संसाधन अपने भूगोल के अध्ययन से आप जानते हैं। ठीक है, उन संसाधनों का उपयोग कर धन कमाना, ठीक है, देश का विकास करना, यही दोनों में अंतर होता है। आर्थिक भूगोल और संसाधन भूगोल का मेन अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब इसका आर्थिक भूगोल का मैं और संसाधन भूगोल का यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत सभी मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों पर पड़ने वाले भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जबकि संसाधन भूगोल में केवल उत्पादन संबंधी क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ये लास्ट लाइन पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा, समझ लेंगे। ठीक, मानव के लिए मछलियों का महत्व। ठीक है, मानव के लिए मछलियों का महत्व सबसे बढ़िया भोजन। देखिए, 50% भोजन के रूप में है, 15% पशुओं को खिलाने में, 25% सुखाकर चूर्ण एवं रासायनिक उर्वरक बनाने, 10% चर्बी और तेल प्राप्त करने में उपयोग होता है। मछली का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। ये सब मानव के उपयोग के लिए है मछली का उपयोग। देखिए, वैज्ञानिक ढंग से मछलियों को डिब्बे में बंद कर, कैनिंग जिसे बोलते हैं, बिल्कुल ताजी अवस्था में दूर देशों को भेजा जाता है। इतना कर लेंगे, बाकी आप बना के लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। ये भी पढ़ लीजिएगा, पढ़ना। ठीक है, और भी देख लो। संसाधन भूगोल के अध्ययन के उपागम, अब अप्रोच। ठीक है, कौन सा अप्रोच रखते हैं, जैसे वस्तुगत उपागम, कौन कौन सी वस्तु का उपयोग करके हम आप संसाधन भूगोल का अध्ययन करेंगे। क्रमबद्ध उपागम, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, प्रादेशिक उपागम, किस प्रदेश को चुनते हैं आप अध्ययन करने के लिए। सैद्धांतिक उपागम, क्या नियम बनाएंगे आप, क्या नियम बना बना करके, इस नियम को पालन कर करके। ठीक है, अध्ययन करने के बाद एक नियम निकलता है, एक अध्ययन करने के नियम होते हैं, तो वही सब है, अप्रोच है। इसके बाद संसाधन उपयोग की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, प्रक्रिया क्या, प्रोसेस करेंगे आप उसका, ये सब उपागम संसाधन यही है प्रश्न का जवाब पूरा। आप इसको पढ़ सकते हैं, लीजिए, पढ़ लेंगे आप। अब प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। संसाधन पर्याप्तता का सिद्धांत। संसाधन पर्याप्तता का सिद्धांत क्या है, जितना संसाधन आपके पास, जो भी संसाधन, वो पर्याप्त है कि नहीं, मतलब जितना उपयोग करना है कि करना है उतना है कि नहीं, ये संसाधन पर्याप्तता का सिद्धांत। जितना, मान लीजिए आपको कुछ चीजें का अध्ययन करना है। ठीक है, आप देख रहे हैं वो संसाधन उतना है कि नहीं, वो उतना वस्तु है कि नहीं कि हम इसमें इतना अध्ययन कर पाएंगे। जैसे आपको गणित पढ़ना है, ठीक है ना, तो आप गणित के लिए अच्छा खासा रफ होना चाहिए, आप 2 पन्ने में कैसे पढ़ सकते हैं, तो वही है, संसाधन पर्याप्त ही नहीं है। तो अगर आपके पास बढ़िया से मोटा ताजा रफ है और उसमें फिर गणित पढ़िए, फिर आराम से संसाधन पर्याप्त है। उसी तरह है, जैसे भूमि में खनिजों का अध्ययन, तो उतनी भूमि होनी चाहिए ना जिसमें इतने खनिज होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं इसका जो संसाधन पर्याप्तता के संबंध, ये आप पढ़ लेंगे यहाँ पे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, स्थलीय संसाधनों के मानव के लिए महत्व। ये आप पढ़ लेंगे। जैसे देखिए, मैं बोल रहा स्थलीय संसाधन क्या है, जैसे जल विद्युत, ये मानव के लिए महत्व है। ठीक है, जल प्रवाह और बाढ़ नियंत्रण के लिए। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य के विकास में, मानव बस्तियों के क्रय का नियंत्रण। ठीक है, गंदे पानी को निकालने में, स्थलीय जल संसाधन के मानव के लिए महत्व है ये सब। ठीक है, सिंचाई के लिए जलापूर्ति। ठीक है, तो जल संसाधन का उपयोग क्या होता है, पीने के लिए।
खेतों की सिंचाई करने के लिए, ठीक है, फैक्ट्रियों में माल को साफ करने के लिए, ये सब चीजें। संसाधन संरक्षण का सिद्धांत, वही सब सारी चीजें फिर आ रही हैं। लाभकारी उपयोग, ठीक है, वही सब परिभाषाएं आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये देखिए संसाधन, एक संसाधन संरक्षण का सिद्धांत क्या है, देखिए ये चार आप बोल सकते हैं, जैसे बर्बादी को रोकना, ठीक है, ये सिद्धांत एक बना सकते हैं, भाई ज्यादा बर्बादी में जितना उपयोग करना उतना उपयोग करो, बाकी पूरा बर्बाद मत करो। एक्स्ट्रा पानी जैसे हम पीने के लिए तो एक गिलास पीते हैं, लेकिन बर्बाद कितना और ज्यादा फेंक देते हैं हम जानते हैं। विकल्प क्या है, उसका विकल्प है कि नहीं, ठीक है। जैसे जैसे आपको पानी है और उसकी जगह कोई और पेय पदार्थ है, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ये विकल्प है, ठीक है ना, पीने के लिए, प्याज बुझाने के लिए। और स्वामित्व नियंत्रण क्या है, स्वामित्व नियंत्रण क्या है, ये भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उत्पादन विकास, नागरिक प्रशिक्षण, नागरिकों को प्रशिक्षण शिक्षित करना, ठीक है, ये संसाधन संरक्षण के सिद्धांत है। जितना आप जागरूक करेंगे उतना ही वो बर्बादी को कम कर सकते हैं। और जितना संसाधन है उत्पादन विकास में, उतना ही जितना आपके पास संसाधन है उससे कितना विकास कर सकते हैं, ठीक है, कम संसाधन में ज्यादा विकास। स्वामित्व नियंत्रण में आप ऐसे पढ़ लेंगे इसको। अब संसाधन संरक्षण समस्या और समाधान क्या है। संसाधन संरक्षण समस्या और समाधान, संसाधन संरक्षण क्या है पता चल गया आपको, अब इसको पढ़ लेंगे यहाँ पे। समस्या और समाधान के बारे में हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखें क्या है, इसी में है। देखिए समाधान क्या है, जैसे आप समस्या क्या है पहले, संसाधन का, जैसे अशिक्षित, ठीक है, पानी को पानी को अत्यधिक बर्बाद करना, ठीक है, ये सब समस्याएं हैं, ठीक है। और जैसे बाढ़ आ जाना, अगर पानी का या सूखा आ जाना, ये सब क्या है, ये सब समस्याएं हैं। अब समाधान क्या है, नागरिकों को शिक्षित करना, कम उपयोग करना, उसका संरक्षण करना, ये सब इसके समाधान, ये आप पढ़ लेंगे। संसाधन संरक्षण नियोजन, ठीक है, ये भी पढ़ लेंगे आप। वही सब चीजें हैं। जी इसको पढ़ लेंगे आप, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या, वह ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती जाती है, कहीं कभी कभी यह तापमान भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जा सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त हो जाती है, की जाती है। यूएसए में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। संसाधन और संस्कृति की समीक्षा कीजिए, चलिए ये पढ़ ले रहे हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मानव संस्कृति समाज के ज्ञान एवं प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों का प्रतिफल होती है। संस्कृति के विकास के साथ साथ पुराने सांस्कृतिक सांस्कृतिक तत्वों का महत्व बढ़ता जाता है। मानव जैसे जैसे प्राकृतिक वातावरण में सामंजस्य प्राप्त करता है, वैसे वैसे प्राकृतिक संसाधन तत्वों से अधिक परिचित होता जाता है। अतः और ऐसी अवस्था आने लगती है कि जब उन प्राकृतिक तत्वों के प्रतिरूप भी बदलने लगते हैं, कई दशाओं में इन प्राकृतिक तत्वों के द्वारा का मानव द्वारा विनाश होना भी प्रारंभ हो जाता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल बता दे रहे हैं, कोई भी संसाधन है, जैसे पेड़ है, ठीक है। अब हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि आप पेड़ों की पूजा करने लगती है, तो संस्कृति है, ठीक है, कि उनको, लेकिन पूजा किस लिए की जाए, ताकि उनका संरक्षण किया जाए, अन्यथा मतलब अनावश्यक रूप से न काटा जाए, ये उस संस्कृति है, ठीक है। आप पढ़ लेंगे इसको। संसाधनों की उपयोगिता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, प्रश्न नंबर 19। उपयोगिता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रभाव, सांस्कृतिक संसाधनों का प्रभाव, प्राकृतिक सांस्कृतिक तत्वों का सामुच्चिक प्रभाव। प्राकृतिक संसाधनों का प्रभाव, देखिए यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आप बेहतर है कि आप पढ़ ही लेंगे, फटाफट पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। वीडियो चल रहा है इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पढ़िए इसको। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
खनिज संसाधन का अर्थ महत्व तथा विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। सामान्य शब्दों में वे सभी पदार्थ जो पृथ्वी के धरातल और उसके गर्भ से खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं खनिज पदार्थ, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब चीजें। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या है? लोहा का उपयोग जैसे रेल की पटरी बनाने में। सोना का उपयोग क्या है? उसका मतलब क्या कहते हैं उसे, आभूषण बनाने में। ठीक है, चांदी का आभूषण बनाने में, या फिर बिजली के सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। ठीक है, कापर, ठीक है, यूरेनियम, परमाणु बम, ये सब खनिज का अर्थ मतलब है। बाकी आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। अब इसको वीडियो पॉज करेंगे, आप इसको आराम से पढ़ लेंगे। अब प्रश्न नंबर 21 देखिए। जल विद्युत शक्ति के सापेक्षिक महत्व को बताइए। अक्षय संसाधन। अक्षय संसाधन की समीक्षा कीजिए। जल विद्युत शक्ति के सापेक्षिक महत्व को बताइए, अक्षय संसाधन की समीक्षा कीजिए। देखिए, अक्षय संसाधन, शक्ति के सभी संसाधनों में जल विद्युत सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण संसाधन है। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन इसके उपयोग में विकसित राष्ट्र में वृद्धि हो रही है। जैसे इसके मुख्य कारण निम्न है: अक्षय संसाधन, स्वच्छता, परिवहन व्यय में कमी, श्रम में बचत, उद्योगों में विकेंद्रीकरण में सहायता, सस्ती शक्ति, घरेलू उपयोग में सरलता, समापनीय शक्ति संसाधनों की बचत, शक्ति का कम व्यय, विशेष उद्योगों में उपयोग। ठीक है, ये सब जल विद्युत शक्ति के सापेक्षिक महत्व है। जल विद्युत शक्ति के सापेक्षिक महत्व है ये सब। अक्षय संसाधन क्या है? जल विद्युत का भंडार अक्षय है, अतः यह निरंतर उत्पन्न की जा सकती है। ये अक्षय संसाधन है। सॉरी, इसको आप पढ़ लेंगे यार, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है इसमें। ये अक्षय संसाधन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हरित क्रांति की सफलता, ये इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। हरित क्रांति की सफलता के लिए सुझाव है सबसे बढ़िया। हरित क्रांति क्या है? मतलब जैसे अन्नों का पर्याप्त भंडार या उत्पादन। ठीक है, ये हरित क्रांति है। ठीक है, तो जैसे हरित क्रांति का विस्तार क्या है? हरित क्रांति की सफलता के लिए सुझाव दिया जाता है कि इनका विस्तार किया जाए, जिससे कि यह संपूर्ण देश में एक समान रूप से लागू हो सके। साथ ही नई नई फसलों को उनके अंतर्गत लिया जाना चाहिए, विशेष रूप से चावल व दालें। इसके अतिरिक्त अन्य फसलों जैसे कपास, गन्ना, तिलहन, जूट आदि को भी इसके अंतर्गत लिया जाना चाहिए। सिंचाई के संसाधनों का विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, अब खेत में कृषि मतलब खेती कर रहे हैं तो सिंचाई के संसाधन का विकास करना। छोटे कृषकों को हरित क्रांति के क्षेत्र में, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे किसान होते हैं ना इधर उधर, उनको उनको बताना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह का बीज बो सकते हैं उन्नत किस्म के। ठीक है, ये हरित क्रांति की सफलता के सुझाव है। और जैसे व्यापारिक फसलों को कृषि की क्रांति में शामिल करें, जैसे कौन सी फसलें उत्पादन की जाती है उनका तुरंत विक्रय हो जाता है, ऐसी व्यापारिक फसलों को कृषि क्रांति में शामिल करें, जैसे गेहूं, चावल। ठीक है, दालें। और एकीकृत फार्म नीति मतलब क्या? हरित क्रांति के लिए एकीकृत फार्म नीति अपनाई जानी चाहिए, जिससे कि फार्म तकनीक एवं कृषि उत्पादों के मूल्यों के संबंध में एक उचित नीति अपनाई जा सके, तथा किसानों को उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ तथा मशीनें एवं उपकरण उचित मूल्य पर एवं उचित समय पर मिल सके। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा उचित मूल्य पर कृषि उत्पादन करने के लिए भी गारंटी दी जानी चाहिए। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से अपने। उसके बाद है कृषि वित्त की सुविधा। भाई कृषि करोगे तो पैसा भी तो चाहिए। ठीक है, सरकार द्वारा इसे सब्सिडी के रूप में दी जाती है। और संस्थागत परिवर्तनों को प्रोत्साहन, जैसे मान लीजिए आप हल से ही खेत जोत रहे हैं तो अभी तो वो तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप ट्रैक्टर का उपयोग करिए। जो परिवर्तन हो रहा है उसको अपनाइए। फिर ग्रामीण रोजगार अवसरों में वृद्धि, आप जब कृषि करेंगे तो इसमें खेतों में मजदूर लगेंगे तो रोजगार के अवसरों की वृद्धि ही होगी। ठीक है, ये सब है। श्वेत क्रांति क्या है? दूध उत्पादन की तीव्र वृद्धि को श्वेत क्रांति कहा जाता है। जैसे दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है तो श्वेत क्रांति कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? डेयरी उद्योग का प्रमुख स्थान है। और इसको क्या बोलते हैं? इसकी गति जब बढ़ाई गई थी तो इसे क्या बोले थे? ऑपरेशन फ्लड योजना आरंभ की गई थी श्वेत क्रांति के लिए। ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है श्वेत क्रांति में? दुग्ध एवं दुग्ध निर्मित उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि हेतु समन्वित प्रयास करना, दुधारू पशुओं की नस्ल के सुधार के उपाय करना,
पशु दुग्ध उत्पादकता वृद्धि हेतु पशुओं को संतुलित आहार उत्पन्न कराना, दुग्ध एवं दुग्ध निर्मित पदार्थों का संग्रहण करना। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड योजना को 3 चरणों में लागू करके श्वेत क्रांति को सफल बनाने का प्रयास किया गया। इस योजना में डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये इंपॉर्टेंट है, वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिनके निर्देशन में यह परियोजना क्रियान्वित की गई। ऑपरेशन फ्लड के अब तक 3 चरण पूरे हो चुके हैं। ऑपरेशन फ्लड प्रथम चरण जुलाई 1970 से मार्च 1981 तक। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय चरण ऑपरेशन अप्रैल 1981 से मार्च 1985 तक। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय चरण तृतीय चरण अप्रैल 1985 से 96 तक। ये श्वेत क्रांति की है। ठीक है। देखिए, व्यापार के लिए अपेक्षित कौन कौन से हैं, अपेक्षित तत्व कौन कौन से हैं। सर पहले उसको पढ़ देते हैं। ऑपरेशन फ्लड परियोजना का पहला चरण भारत सरकार ने जुलाई 1970 में आरंभ किया, जिसका मूल उद्देश्य अमूल डेयरी उद्योग, आनंद गुजरात की भांति दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में उपभोक्ताओं को भी इसमें जोड़ना था। ठीक है। व्यापार के लिए अपेक्षित व्यापार के लिए अपेक्षित तत्व कौन कौन से हैं, जैसे संपर्क। व्यापार के लिए संपर्क, आपसी संपर्क होना जरूरी है। जैसे एक प्रदेश से दूसरे में संपर्क होना चाहिए, एक व्यक्ति का दूसरे के साथ संपर्क अच्छे से होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। व्यापार के लिए अपेक्षित तत्व है। अतिरिक्त माल, आपको बेचने के लिए अतिरिक्त माल होना चाहिए ना, जितना उपयोग करोगे उसका तो उपयोग करोगे। अगर बेचना है तो अतिरिक्त माल आपके पास होगा तभी तो बेचेंगे उसे। जैसे आप सौ एक एक कुंटल, आपको केवल 50 50 किलो की ही जरूरत है, 50 कुंटल बच गया तो उसको बेचोगे ही। ठीक है। माल की भिन्नता, ठीक है, आपके पास वैरायटी आप होनी चाहिए। मतलब जितने वस्तु हैं उसकी वैरायटी, आपकी बहुत सारी वस्तु होंगी तभी तो आप बेच पाएंगे। तरह तरह के ग्राहक आते हैं तभी तो बेचते हैं। पढ़ सकते हैं। विनिमय की इच्छा, आपको विनिमय की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है। विनिमय की इच्छा मतलब क्या है, जैसे पहले की व्यापार होता है, विनिमय 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 में चले, आप 10 किलो गेहूँ तो 10 किलो चावल तुम ले। ये विनिमय की इच्छा होती थी। चलिए ठीक है, पुराना शब्द है। तीन तीन शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, आप इसके हेडिंग में बनाकर उससे में विस्तार कर सकते हैं। अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, आपको आपको हेडिंग सिर्फ पढ़ के सुनाएंगे, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको पढ़ना, इसको आप भी बना कर लिखते हैं, लेकिन आपको हेडिंग पता रहेगी तो आप अच्छे से कर लेंगे। और हाँ, पेज को मैं रोक दूंगा 2 2 3 सेकंड के लिए, ताकि आप पॉज करके आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए, विश्व में कोयले के उत्पादन और वितरण की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसमें आप आराम से पढ़ेंगे इसको। देखिए, कोयले का उत्पादन और वितरण की विवेचना क्या है। कोयला प्रारंभिक काल से ही शक्ति का स्रोत रहा है। यह औषधीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित होकर औषधि चट्टानों के मध्य पाया जाता है। ठीक है। विश्व में ऊष्मा तथा शक्ति के स्रोतों में इसका अंश 96% है। अभी भी कोयला बहुत उपयोगी होता है। इसके इससे गैस, रासायनिक पदार्थ, खाद्य, कृत्रिम रंग, कृत्रिम खनिज तेल, कोल तार तथा नायलॉन आदि बनते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब इसको आप पढ़ेंगे आराम से, अच्छे से पढ़ लेंगे आप, एक एक की रीडिंग बनाएंगे, पढ़ लेंगे। विश्व वितरण है इसका हेडिंग पहला। इसके बाद है, आप एक चार्ट याद कर सकते हैं, कहाँ उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है। सोवियत रूस, यानी रूस में ज्यादा उत्पादन होता है, फिर अमेरिका, फिर चीन। भारत देखिए 6ठे स्थान पे आता है। सबसे कम ऑस्ट्रेलिया का है। फिर सोवियत रूस के बारे में पढ़ लेंगे आप। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ते जाएंगे। अब इसके बाद आप इसको भी पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आंसर पूरा पढ़ लेंगे, खत्म कर देंगे इसमें। ठीक है। देखिए, भारत में गोंडवाना कोयले का भारी भंडार आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल में मिलता है। ठीक है। इसमें टरियरी या टर्शियरी कोयला, ठीक है, टर्शियरी कोयला मिलता है। लिग्नाइट कोयला गुजरात में पाया जाता है। हम इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद खनिज संरक्षण की व्याख्या कई बार बता चुके हैं, वही सब चीजें हैं। आप इसको थोड़ा सा पॉज करके एक रीडिंग मार लें। ठीक है।
एक रीडिंग कर लेंगे, सॉरी। और इसको भी पढ़ लेंगे। फिर और भी पढ़ लेंगे इसको, सारी चीज़ ये पढ़ लेंगे। खनिज संरक्षण प्रक्रिया, पर्यावरणीय संरक्षण, ये सब हेडिंग्स हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। खनिज संरक्षण, खनिज संरक्षण क्या है ये देख लीजिए पूरा, ठीक। देख लीजिए खनिज संरक्षण की बहुत सारी जो विधियां हैं, जैसे तकनीकी संरक्षण, तकनीकी विधि द्वारा संरक्षण, अभायुक्त खनिज उपयोग में सावधानी द्वारा संरक्षण, नवीन खनिजों का पता लगाना, विकल्प एवं खनिज संरक्षण, ठीक है। अब देखिए खनिज, खनिजों का बहुउद्देशीय उपयोग क्या होता है, फिर संपूर्ण खनिजों को खनन, ये हेडिंग्स हैं, आप इसको पढ़ेंगे आराम से। इसके बाद आएगा ऊर्जा संकट एवं संरक्षण का वर्णन कीजिए, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संकट एवं संरक्षण का वर्णन, ठीक है। आप ओपेक कंट्रीज के बारे में ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, ठीक है। ओपेक, ऊर्जा संकट, जहाँ ऊर्जा की बात होगी वहाँ ओपेक कंट्रीज, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे आराम से। इसके बाद नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ऊर्जा क्षेत्र में ध्यान रखना होता है, उत्खनन प्रणाली में सुधार, नवीन क्षेत्रों की खोज। इसको आप पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये आप पढ़ेंगे यहाँ से, खनन प्रक्रिया के अंतर्गत संरक्षण, कार्य प्रणाली में सुधार, नव्यकरण स्रोत का विकास, ठीक है। यहाँ पढ़ने के बाद थोड़ा नीचे चलेंगे, ये पूरा पेज पढ़ लेंगे आप। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं इस तरह कर रहा हूँ ताकि 1 घंटे में सारा आपकी सीरीज खत्म हो जाए ना, फिनिश हो जाए एकदम, प्रेशर ना रहे, और आप फटाफट पढ़ भी लेंगे। आप देखिए, प्रश्न नंबर 4 भी पढ़ लीजिए, संसाधन भूगोल के विकास का वर्णन कीजिए। और इसके बाद ये पूरा पेज पढ़ लेंगे आप। जीन ब्रून्स, इसमें कुछ लेखक के नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। भूगोलवेत्ता जिसे बोलते हैं, जीन्स ब्रून्स। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, इस पूरे पेज को पढ़ेंगे। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे आप। निश्चयवाद, भूगोल का अध्ययन वातावरण की विविध विचारधाराओं से प्रभावित होता रहा है। निश्चयवाद तथा संभववाद संबंधी विचारधाराओं के प्रतिपादन विकास को हर समय समय प्रभावित हुआ है, ठीक है। बहुत सारे भूगोलवेत्ता हैं, जैसे सावर हार्ट, सोन मर्फी, मर्फी बर्फी मर्फी जोन्स, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अभी भी थोड़ा सा है, इसको भी पढ़ लेंगे आप। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मिट्टी संरक्षण की विवेचना कीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ जाएगा, ठीक है। मिट्टी संरक्षण, मिट्टी के उर्वरा शक्ति को बनाए रखना, ठीक है, मिट्टी संरक्षण है। वन, वनों के कटाव, वनों को लगाना ताकि वन का कटाव ना हो, मिट्टी के पकड़े रहता है ना पेड़ पौधे, ये मिट्टी का संरक्षण है। मिट्टी संरक्षण की विधियां क्या है, इसे पढ़ लेंगे आप, ठीक है। और जो विधियां मैं उनको पढ़ ही दे रहा हूँ, जैसे ये देखिए,
समोच्च रेखीय बांध बनाना, समोच्च रेखीय जुताई, इसके बाद सीढ़ी नुमा खेतों की व्यवस्था करना। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए पूरा, इसके बाद तटबंध। ठीक है, इम्बैंकमेंट जिसे बोलते हैं। फिर अस्थायी कृषि पर रोक, जैसे झूम कृषि पर रोक लगाई जाए, ये आदिवासी लोग करते हैं ना, ये भी। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं आराम से, खूब अच्छे से। हेडिंग ध्यान रखेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। देखिए, मत्स्य क्षेत्र जहाँ पर मछलियों की प्रमुख रूप से पाई जाती है, जैसे लवणीय जल या समुद्री क्षेत्र, ताजे जल तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। ठीक है, इन्हीं से में पूरा वर्णन हो गया। जैसे लवणीय जल में समुद्री क्षेत्र में क्या है, समुद्री तटीय क्षेत्र, खुले समुद्रों के उथले सागर क्षेत्र, खुले समुद्रों के गहरे सागर क्षेत्र, इसको पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, उसके बाद फिर इसे पूरा पढ़ लेंगे। इसके बाद इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या है, ये भी पूरा पेज पढ़ेंगे। अब देखिए क्षेत्र कहाँ है, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय तट क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट क्षेत्र। यहाँ पर बहुत सारी गर्म और ठंडी जलधाराएं जहाँ मिलती हैं, वहाँ पर मछलियाँ बहुत ज्यादा पाई जाती है ना, गुनगुने पानी में। तो वही है, देख लीजिए, इसे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये पूरा क्षेत्र पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये तो हो गया ना। फिर ये अंतरस्थलीय क्षेत्र, मानसून एशिया, फिर मध्य अफ्रीका, आंग्ल अमेरिका, रूस व CIS देश, पूर्व सोवियत संघ जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे ये पूरा पेज पढ़ लेंगे आप। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में शक्ति, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण एवं महत्व की विधियों का वर्णन कीजिए। ये भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये फालतू क्वेश्चन है, वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग, लेकिन आप पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये पूरा पेज पढ़ के फिनिश करिए आप। क्षेत्रीय ऊर्जा विकास है, ये फालतू क्वेश्चन था, इस पे ज्यादा जोर भी नहीं देना। ये है इंपॉर्टेंट है, मिट्टी समस्याओं की विवेचना कीजिए। मिट्टी की समस्याएं क्या है। ठीक है, उर्वरा शक्ति में कमी, अत्यधिक कीटनाशक अधिक अत्यधिक खाद का उपयोग, ये सब। ठीक है, अपरदन, जैसे नदी नालों के ज्यादा अत्यधिक प्रवाह होने से क्या होता है, वो मिट्टी कट कर इधर उधर चली जाती है, तो उसको अपरदन कहते हैं। अपक्षय, अपरदन, ऐसे मिट्टी की समस्याएं हैं और देखते हैं। उसके बाद ये सब देखिए। ठीक है, ये पढ़ लेंगे आप। सारे पेपर पढ़ा देंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ये पढ़ लेंगे आप। ये अपरदन के प्रकार क्या है, जैसे स्तरीय अथवा परतदार अपरदन, नालीदार अथवा घाटीदार अपरदन। ठीक है, ये पढ़ने लायक थोड़ा ब्लर हो गया, सॉरी, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन इसको आप पढ़ सकते हैं, इस समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, जैसे अपरदन ही चल जाएगा पूरा, मतलब मिट्टी की, जो अभी था प्रश्न क्या था।
ये आप पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर आ जाता है ये वृक्षारोपण करना। मृदा संरक्षण के उपाय थे ना ये, इसे आप पढ़ लेंगे। इसके बाद जो प्रश्न है ये फालतू का क्वेश्चन है, इसे मैं नहीं, ज़्यादा देर नहीं रोक सकता इसका। ठीक है। संसाधन प्रबंधन में नियोजन की अवधारणा की विवेचना कीजिए, आप पढ़ लेंगे अगर समझ में आए तो। ठीक है। मछली पकड़ने के लिए अनुकूल दशाएं, इसे आप पढ़ सकते हैं। मछली पकड़ने के अनुकूल दशाएं जैसे सूर्य प्रकाश, नाइट्रोजन, नमक और कार्बन की प्राप्ति। ठीक है। फिर शीतोष्ण जलवायु चाहिए, गर्म तथा ठंडी जलधाराओं का मिलना चाहिए, शीत भंडारों की व्यवस्था चाहिए, नवीन वैज्ञानिक उपकरण चाहिए, कटा फटा तट चाहिए। ठीक है, जहाँ कोने में मछलियाँ आ जाती है ना, इसे आप पढ़ लेंगे। अन्य दशाएं भी पढ़ लेंगे। ठीक है। और मछली पकड़ने के ढंग भी पकड़ लेंगे। ठीक है, गहरे गहरे समुद्र की मछली, मूंगा, कोरल जिसे बोलते हैं, मूंगे की चट्टान वट्टान, ये सब, स्पंज, फ्लैट फिश। और इसके बाद ये भी पढ़ लेंगे। ठीक है, खुले समुद्र की मछलियाँ, छिछले समुद्र की मछलियाँ, ताजा जल की मछलियाँ, जल अथवा कांटे द्वारा मछली पकड़ना, फंदे द्वारा मछली पकड़ना, भाले द्वारा मछली का शिकार करना, जहाजों द्वारा मछली पकड़ना, ये सब पढ़ लेंगे आप। संसाधन संकल्पना में संसाधनों का वर्गीकरण, ये भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है। ये सब संसाधन के बारे में जो भी था, ये लेखक इतने सारे हैं, सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। आप जिसके दो तीन जो भी हो याद रखना, याद रख सकते हो, याद रख लेंगे। ठीक है। जिमरमैन याद रखेंगे, स्मिथ, ठीक है, मैकनॉल, ये सब याद रखेंगे थोड़ा थोड़ा लेखक, तो ज़्यादा सही रहेगा। ये आप पढ़ लेंगे पूरा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। संसाधन पूंजी मात्र है, संसाधन सुगम रूप से प्राप्त है, ये भी पढ़ लेंगे आप। कम से कम 10 12 बार आ चुका है संसाधन संसाधन। ठीक है, वही सब लिखेंगे आप। संसाधनों का वर्गीकरण, ये आप पढ़ लेंगे। इसको पढ़ते जाएंगे। एक एक रीडिंग मारनी है बस। ठीक है। संसाधन में रिसाइकल भी आता है ना, तो उसे भी याद रखेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा भी आ जाती है, जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर संसाधनों का वर्तमान वर्गीकरण क्या है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। इसके बाद जल विद्युत शक्ति क्या है।
ये आप पढ़ लेंगे, कोयले द्वारा शक्ति विद्युत का उत्पादन। ये पढ़ लेंगे आप। इसके बाद फिर जल विद्युत के लिए आवश्यक दशाएं, जैसे भौतिक दशाएं, पर्याप्त प्रवाह है, ठीक से प्रवाहित हो रहा है, जल की गति तेज है कि नहीं। ठीक है। जल शक्ति का फार्मूला भी होता है आयतन गुणे वेग, कितनी मात्रा में पानी आ रहा है तभी तो टरबाइन घूमेगा। निरंतर प्रवाह मतलब लगातार प्रवाहित होना चाहिए तभी तो टरबाइन घूमेगा। तीव्र वेग होना चाहिए। ऊंचा नीचा धरातल मतलब सीधा ऊंचाई से नीचे आना चाहिए पानी, काफी ऊंचाई होनी चाहिए। आर्थिक एवं मानवीय दशाएं होनी चाहिए। पर्याप्त मांग होनी चाहिए। तभी तो विद्युत ऊर्जा उत्पादन करोगे, जब कोई बिजली चाहिए नहीं तो कितना उत्पादन करोगे, ये भी तो होता है। बिजली नहीं चाहिए तो कहाँ उत्पादन करोगे आप। ठीक है, ये भी पढ़ लेंगे। इसके बाद बांध बनाने के लिए पूंजी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, प्राविधिक ज्ञान होना चाहिए, क्या उसमें लगता है क्या नहीं। ऊर्जा संकट एवं संरक्षण से आप क्या समझते हैं। सब पढ़ना, ऊर्जा के बारे में ओपेक कंट्रीज आती है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये शब्द ही आपको नंबर दिलाएगा, ओपेक कंट्री। फिर और भी पढ़ लेंगे। ऊर्जा में नवीन क्षेत्रों की खोज, खनन प्रक्रिया के अंतर्गत संरक्षण, कार्य प्रणाली में सुधार, नवीकरणीय स्रोत का विकास, ये सब पढ़ लेंगे आप। फिर ये भी पढ़ लेंगे। आजकल तो इथेनॉल ब्लेंडिंग आता है ना, जैसे पेट्रोल में इथेनॉल मिला लेना, इथेनॉल मिला कर, ठीक है। फिर ये भी पढ़ लेंगे आप। ये पूरा प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। ऊर्जा के बारे में गोबर गैस भी आती है ना, ऊर्जा का ऊर्जा उत्पादन में। इसके बाद भारत में मानव विकास की स्थिति को बताइए। ये आप पढ़ लेंगे और ये भी देख लीजिए। ठीक है। फिर और होता है नेक्स्ट पेज पर, हरित क्रांति के प्रमुख तत्वों की व्याख्या के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ लेंगे। जैसे रासायनिक उर्वरकों के उपभोग में तेजी से वृद्धि की थी, तभी तो कृषि में ज्यादा उत्पादन हुआ था उस टाइम। हालांकि अब तो ज्यादा उपयोग करेंगे तो उर्वरक शक्ति खत्म होती जा रही है और नुकसान करता जा रहा है। फिर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, जैसे हाइब्रिड संकर बीज, ठीक है। गेहूं में सोनारा, सोनारा 64, लरमा संजो 64 है, कल्याण सोना, चावल में छोटी बासमती, नई जय, रत्ना जया, पदमा, विजय, कृष्णा आदि अभी तक अधिक उपज देने वाले कार्यक्रम गेहूं, बाजरा, मक्का जो है अभी लागू किया गया है। लेकिन गेहूं में सबसे अधिक सफलता मिली है हरित क्रांति में, ठीक। इसके बाद फिर देखिए, ये भी पूरा पढ़ लीजिएगा। फिर लघु सिंचाई मतलब सिंचाई के लिए नहरों का विकास हुआ था। ठीक है, जब पानी पंजाब में, तब पंजाब और हरियाणा में तभी तो ज्यादा इतना कृषि का विकास हुआ है। वहां पर वर्षा कम होती थी, लेकिन क्या कहते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था कर दी गई थी, कैनाल की नहर। ठीक है, तब जाके वहां पर खेती होने लगी बहुत ज्यादा आजकल। अब देखिए, पौधों का संरक्षण, बहुफसली कार्यक्रम। ठीक है, पौधों का संरक्षण, टिड्डी दल को नष्ट किया जाता है, टिड्डी दल। फिर आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, ये सब इसे पढ़ लेंगे। फिर कृषि सेवा केंद्र, मिट्टी की जांच करना ना, आजकल बहुत सारे ऐड देखते होंगे। कृषि उद्योग निगम, विभिन्न निगमों की स्थापना। ठीक है, ये सब पढ़ लेंगे आप। फिर ये भी पढ़ लेंगे आप। उचित मूल्य की गारंटी, भाई फसल उत्पादन कर रहा है किसान, जब बेचेगा तो उसे उचित मूल्य मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक ठाक अच्छा खासा दाम। कमजोर किसानों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम, ठीक है। एमएसपी, जैसे अच्छा उचित मूल्य ने, एमएसपी, एमएसपी जानते होंगे आप, न्यूनतम समर्थन मूल्य। फिर
फिर कमजोर किसानों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम, लघु कृषक विकास एजेंसी, सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक विकास एजेंसी, एकीकृत शुष्क कृषि, भूमि कृषि विकास। फिर ग्रामीण विद्युतीकरण, अच्छा उसमें सिंचाई करेंगे, मान लो हमारे पास नहर नहीं है तो नलकूप से पानी भरेगा, सिंचाई करेगा, तो उसके लिए विद्युत चाहिए ना, बिजली चाहिए। फिर भूमि परीक्षण, भू संरक्षण, ये सब चीजें हैं, ये सब जानते हैं आप, इसलिए अब एक रीडिंग मारेंगे सब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, बताओ रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है। रिसर्च। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु नियोजन के सुझाव बताइए, देख ये सब पढ़ लेंगे आप, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए, इम्पोर्टेंट है, संसाधन संरक्षण की ही बात है, ये कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए हटाते हैं इसको। संसाधनों का संतुलित एवं बहुउद्देशीय उपप्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे न्यूनतम उत्पादन से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। ये पेज ठीक नहीं लग रहा है, एक मिनट। ये 43, अच्छा जो 44 पेज था उसका जो ठीक से व्यू नहीं दिख रहा था, ये था, ठीक है। ये 44 का पेज का था, जो से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारा सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, पूरी सीरीज 1 घंटे में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अपने दोस्तों को भी बता देंगे कि सीरीज यहाँ पे अवेलेबल हो गई है।